ठीक है। तो देखो हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके सॉल्यूशन का आई होप 6th या 7th लेक्चर होगा आपका। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हर साल इक्वेशन आपको बनते ही बनते हैं। तो इसको हम लोग क्लियरली एक बार देखना स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट को डील करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो कभी भी अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको अगर बोला जाए तो सबसे पहला चीज एक दो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बेसिक्स जो इसके बारे में है कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कभी भी अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये तय होना चाहिए आपको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस सॉल्यूशन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपको सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ये कैसा होगा, आपको नॉन वोलेटाइल। ये कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। और जो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वो नेचर में कैसा होना चाहिए, आपको वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। सही है। तो आपको सबसे पहले अगर हम लोग कभी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपको दो पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो हमारा सॉल्यूशन कैसा है। वो हमारा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। और आपका सॉल्वेंट कैसा होगा, नेचर में वोलेटाइल। तो ये आपको अंडरस्टूड है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम लेने के साथ ही। इसका मतलब हम लोग इस दो टॉपिक्स को अंडरस्टूड है कि ये 100% ऑलरेडी डिफाइंड होगा आपके लिए। ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसको तुम लोग पढ़ेंगे। तो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर कभी भी डिपेंड होता हुआ आपको नहीं दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on the quantity of solute जो कि आपको नेचर में कैसा है, दैट इज नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट प्रेजेंट बट not depend on its nature। मतलब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। The property is called colligative property। The property is called colligative property। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करता है। सिर्फ कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपने मिलाया है जो कि नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे या उसके केमिकल बिहेवियर पे वो डिपेंड आपको नहीं करता है, सिर्फ अमाउंट। ठीक है, तो इस पे ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बात नंबर 1। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ कि ऑल्दो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो आपके डिपेंड किस पे करता है, तो आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे कि वो कितना ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, वो उसके नेचर या फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता हुआ नहीं नजर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं सीपे से लिख रहा हूं, depends on the nature of सॉल्वेंट। ये किसके नेचर पे डिपेंड करता है, ये आपके सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखना कहानी बड़ा ही सिंपल सा होते जा रहा है, आपको अगर समझ में आएगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी सॉल्यूशन के होते हैं वो आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट पे। लेकिन एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका प्रॉपर्टी होता है ना, वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करना। तो आपको ये चीज तो आइडिया लग ही गया होगा कि अच्छा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे, उसके नेचर या उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसका नेचर पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके बेसिकली 4 जो आप लोग को पढ़ने हैं, दैट इज फर्स्ट होता है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको याद होगा, ठीक है। सेकंड, इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना होता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड, इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो हमारा कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखो सिंपल सी बातें अब आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर आप थोड़ा सा देखना शुरू करोगे ना, तो हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ा था हमने, और इनफैक्ट आज भी मैं उसको डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड करते हो, जैसे मान के चलो कोई प्योर सॉल्वेंट है तो वो कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करता था, और उसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड करते थे तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता था, आपको डिक्रीज होता था ना। तो उस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड, उस प्रेशर से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगे वही प्रॉपर्टीज कहलाते हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया था, ये भी उसी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपको पता हो कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड करते हो तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उस वेपर प्रेशर से एसोसिएटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग किसका नाम देते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, ठीक है। और आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके नेचर और उसके केमिकल बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा कौन सा होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है जिसको हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है, ऑल्दो इसको आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूं, बेहद ही सिंपल से एग्जांपल से शुरू करता हूं कि मान के चलो आपने ये कंटेनर लिया, एक आपने यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया, यहाँ से आराम से इसको समझते चलेंगे और आपको एक एक बात यहाँ पे क्लियर होते चलेगा। मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को मिला दिया। आपने यहाँ पे क्या था, एक प्योर सॉल्वेंट को आपने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, मिला दिया मैंने। तो अगर आपने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट को मिलाया, मान के चलो एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ, प्योर सॉल्वेंट को मैं मान के चलो कि H2O ही मैं यहाँ पे लेके रखा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसको रखा हूँ, H2O। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो आपको वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, ऑब्वियस है उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, दैट इज P0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। P0 का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर कोई भी कंपोनेंट अपने
स्टैंडर्ड कंडीशन में मीन्स कि अकेला सिर्फ प्रेजेंट रहे, वो अकेला वो जितना प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि इसी केस में मैंने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पे रखा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको रखा हुआ है, और इसमें आपने क्या किया ना, इसमें आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने मिला दिया, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने मिला दिया, तो ऑब्वियस है कि ये भी आपको क्या बन जाएगा, ये भी आपको एक सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में आप पाओगे, इस केस में पाओगे कि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप अगर ऐड करते हो तो उस केस में यहाँ पे जो आपको प्रेशर ये जनरेट कर रहा होगा, तो उस केस में हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग पीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ तक सही है। लेकिन आपको मैंने एक बात लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सॉल्यूट कैसा है, ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बोलोगे ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप मिलाते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, तो यहाँ का जो सरफेस होता है, यहाँ पे जो सरफेस होता है, इसमें आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी लाई करते हैं। तो जो अवेलेबल सरफेस बचता है जो सॉल्वेंट के लिए, जो कि वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, वो स्पेस कम बचता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ना, ये पी नॉट से क्या होते हुए जाएगा, आपको कम होता हुआ नजर आएगा। मैं फिर से इसको बता रहा हूँ कि अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हो तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो प्रेशर बनाने में कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सॉल्वेंट रखा हुआ है ना, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है यही वेपर प्रेशर बनाने में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। बात सही है। जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया है इस सॉल्वेंट के अंदर, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सरफेस है ना, सरफेस पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी आके कलेक्ट हो जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरे सरफेस पे आपके सॉल्वेंट ही लाई कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे प्रेशर, वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो ज्यादा क्रिएट हो रहा था। और अगर यहाँ पे आपको चूंकि सॉल्यूट पार्टिकल भी इसके सरफेस को ऑक्युपाई कर लेगा, तो इस सॉल्वेंट के लिए जो बाहर निकलने के लिए जो रास्ते होंगे वो कम अवेलेबल होंगे, एरिया क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। और अगर सॉल्वेंट जो कि वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो कम सरफेस को ऑक्युपाई करेगा तो प्रेशर भी कम बनाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on addition of non-volatile solute, the vapor pressure of solution is smaller than vapor pressure of pure solvent। बहुत सिंपल सा चीज है, इसको अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे तो इसको आप इजीली रिलेट करते हुए नजर आओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप पी नॉट और पीएस में देखोगे तो पी नॉट का प्रेशर जो क्रिएट करेगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, होगा ना सही। यहाँ तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको मैंने फिर से इसको बता रहा हूँ कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो सरफेस जो सॉल्वेंट के लिए अवेलेबल होता है, जो कि वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, वो कम सरफेस से अवेलेबल होगा, तो कम सॉल्वेंट पार्टिकल आपको वेपर बना रहा होगा और उसके कारण उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पी नॉट और पीएस में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बोलोगे पी नॉट का ज्यादा होगा। और यहाँ से आपको एक चीज देखना है कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे इस दोनों का अगर डिफरेंस अगर आप निकाल लोगे तो इस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, बोलोगे ठीक है, यहाँ तक सही। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पे जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताऊं कि इस पीएस का अगर एक्सप्रेशन आप देखोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको क्या होगा, तो ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड करेगा। और ये किस लॉ से आया, बोलोगे कि रॉल्स लॉ से है। ये किस लॉ से आया, दैट इज रॉल्स लॉ से है, क्योंकि सॉल्यूट तो कुछ वेपर प्रेशर बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो कंट्रीब्यूट अगर आपको सॉल्वेंट ही कर रहा है
तो उस सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको वो वेपर प्रेशर बना रहा होगा। और आपको पता है कि अगर मैं इसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट के बराबर सॉल्यूशन का प्रेशर होता हुआ नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, ये तो मेरे ख्याल से आप रॉल्स लॉ से इजीली लगा सकते हो। याद है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्यूट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा प्रेशर बनाने में, सिर्फ सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो सॉल्वेंट अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है उसी के कोरस्पॉन्डिंग वहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन रहा होगा। यहाँ तक सही है ना, ठीक है। तो यहां से आपने ये चीज देख लिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस। याद रखना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर मैं इसको कभी भी गलती से अगर पी नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये जो क्वांटिटी आएगा इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग RLVP से हम लोग क्या होते हैं, डिनोट करते हैं। बोलोगे यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है आपका, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से हर टर्म्स को आप समझते चलना, क्योंकि ये दोनों टर्म्स से आपके कभी कभी क्वेश्चन बनते हुए आपकी नजर आए। बोलोगे यहाँ तक सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना शुरू करूं कि अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना शुरू करूं तो आपको पता है कि सर इस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट होता है। इसी रेशियो वाले टर्म्स को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कवर भी किया था। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करूँ तो क्या आप बोल सकते हो कि पी नॉट तो ये है। अगर मैं इस इक्वेशन 1 से अगर पीएस का वैल्यू पुट करूं तो क्या लिख सकता हूं, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज ये पी नॉट होता हुआ नजर आएगा। तो यहां से अगर आप कैंसल आउट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज कि उस सॉल्यूशन में तो आपका एक सॉल्यूट अवेलेबल होगा, एक सॉल्वेंट अवेलेबल होगा। तो अगर मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिला को अगर आप काउंट करो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज जरूर समझ में आया कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, इसका जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन 2 अगर मैं लिख दूं तो ये आपको हर हमेशा याद रखना है, इसका आपको हर जगह जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है ना, सही है यहाँ तक से। अब देखो यहाँ से, अब मैं अगर इसमें थोड़ा सा कुछ मोल्ड करूं, थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का पॉसिबल हो सकता है, इसका आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है। बोलोगे ठीक है, ये भी हमने देख लिया और ये कुछ नहीं है, आपको एनालिसिस पता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग कुछ ना मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ हम लोग एजम्पशन यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सर आपको बताया था मैंने कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, बोलोगे कि सर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या है आपको, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर बहुत ही ज्यादा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आप 100% एज्यूम करोगे कि मोल ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू मच ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्यूट, होगा ना। दैट इज मोल ऑफ सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन मोल ऑफ सॉल्यूट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको अगर डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्वेंट आपको ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, तो इसको लिख सकता हूं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको होता हुआ इसका फॉर्मूला आपको नजर आएगा। बोलोगे ठीक है, ये भी आपने देखा। तो याद रखना कि मैं इसमें एक दो हिदायत आपको जरूर दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको आता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। लेकिन लेकिन अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो आप हमेशा और हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट को पाते हुए पाओगे। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या ड्रॉबैक है ना कि आप उसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो आप ऑब्वियस एमसीक्यू बनाओगे एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट भी आएगा, तो आप बिल्कुल भी इजीली टैकल कर सकते हो कि इसको हम लोग कैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको आप इजीली बनाते हुए नजर आ सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको बनाने का जरूरत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दो चीज बोल रहा हूँ कि मान के चलो मैंने सॉल्यूट के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दे दिया कि इसका मान के चलो मास ऑफ सॉल्यूट, आपको मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपको मान के चलो कि डब्ल्यू बी दिया हुआ है, ठीक है, बी आपको सॉल्यूट है तो मान के चलो मास ऑफ सॉल्यूट अगर डब्ल्यू बी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर एम बी दिया हुआ है, अगर मान के चलो कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको मान के चलो डब्ल्यू ए दिया है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मान के चलो एम ए दिया हुआ है, तो आप इजीली यहां से देख सकते हो कि अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलोगे डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी, सॉरी डब्ल्यू ए, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। तो एग्जैक्टली जो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, एग्जैक्टली जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आपको मेजॉरिटी केस में आपसे मेजॉरिटी केस में एमबी का वैल्यू पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एमबी क्या था आपका, बोलोगे सर कि ये आपका क्या है, दैट इज कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना आपको हमेशा पेपर में निकालने के मैक्सिमम केस में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको देखो पी नॉट पी एस डब्ल्यू बी एम बी और एम ए और डब्ल्यू ए, ये सारे टर्म्स दिए रहेंगे और आपसे एक टर्म पूछ लेगा दैट इज एम बी का वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर आप देखोगे कि पी नॉट है, पी एस है, 4, 5 और ये 6 प्रॉपर्टी हैं, अगर आप देखोगे तो टोटल 6 क्वांटिटी अगर इस एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं तो कोई भी आपको 5 दे देगा और आपसे छठवां एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछ लेगा वो। ठीक है, तो अगेन मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो एमबी का वैल्यू पूछा जाएगा, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे मैंने समझाया, इसको बहुत सुकून से समझ लेना कि मैंने बताया कि सर कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पाओगे। आपको मैंने अभी बताया था ना, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके ही ये एक्सप्रेशन लाया। लेकिन आप अगर कभी भी चाहते हो कि यार मैं एग्जैक्ट वैल्यू को ला दूं ना, तो आप एक इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा बच सकते हो ऊपर वाले कैलकुलेशन से। बोलोगे कैसे बच सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर पी नॉट माइनस पी एस को डिवाइड किससे कर दे रहा हूँ, पी एस से। ठीक है, याद रखना ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको यही टर्म्स होता है। मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली पी नॉट और पी एस ही दोनों एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है ना। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसमें से किसी वैल्यू को सॉल्व करूं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब मुझे इस लेंदी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पी नॉट माइनस पी एस को पी एस से डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ पे पाओगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी नॉट, पी एस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज आपको पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पीएस का वैल्यू क्या होगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोलो ये हो जाएगा। बोलो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ऊपर में आप ये लिख सकते हो कि ऊपर में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोलोगे बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस का वैल्यू हो गया ना। आपको ये पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर ये दिया है तो इसका मतलब आप तो ये तो कोई भी बच्चा लिख सकता है कि इसको मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं ना। तो इस केस में आपको पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस का वैल्यू ये आता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना, तो आपको मैं अगेन बोल रहा हूं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। लेकिन तुम गौर करोगे कि इस एक्सप्रेशन में जो जो टर्म्स आपको इन्वॉल्व है ना, वो सारे एक्सप्रेशन के टर्म्स आपको इसमें भी आपके इन्वॉल्व है। और आप अगर इसको सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा ना,
आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप लाते हुए पाओगे, उसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपके नोटबुक पे आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे यहाँ तक सही है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लेकिन ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है ये, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जरूरत पड़ेगा सॉल्व करने में कि आप किस तरह से विदाउट एक्सप्रेशन को डिफिकल्ट किए हुए ना आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से रिजल्ट ला सकते हो। तो उसके लिए आपके लिए ये आपके काम आ सकता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो दोनों फॉर्मूले डिफरेंस देखना, डिफरेंस देखना। बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चे को यही फॉर्मूला याद होगा और याद रखते भी है मैक्सिमम बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आंसर थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आपको चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए ना। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करोगे ना, इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आता हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। बोलोगे ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या क्या होता है इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट को मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। तो आपको क्या है कि मान के चलो ये आपके पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, और ये प्योर सॉल्वेंट कौन सा है आपको, ये सॉल्वेंट है आपको बेंजीन, दैट इज C6H6 है, और इसका वेपर प्रेशर कितना दिया है, दैट इज कि यहाँ पे जो आपको पी नॉट का जो वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 0.850, इसका वैल्यू क्या दिया है 0.850, ठीक। पहला लाइन देख के दूसरा लाइन क्या दिया है कि इफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब आपने इसमें कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो इस सॉल्यूट को ऐड करने से आप देखो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बन जा रहा है, सॉल्यूशन का यहाँ पे जो वेपर प्रेशर यहाँ पे PS बनेगा, उसका वैल्यू है 0.845। बोलोगे सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा है, यहाँ तक सही ना। तो आप क्वेश्चन को देखिए सिंपल सा ये बोल सकते हो कि अच्छा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि सर पी नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA, लिख सकते हैं ना। NB क्या था आपको पता ही था, NB आपको क्या था, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या था, मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे डाटा को ऑब्जर्व करो, सारे डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो आपको, मैं अगर सॉल्यूट के बारे में बोलूं, सॉल्यूट के बारे में दैट इज जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है B से, इसका मास आपको क्या दिया है, इसका मास दिया है आपको 0.5। क्या इसका मोलर मास आपको दिया है, बोलोगे यही तो फाइंड आउट करना है। सॉल्वेंट का आपको कौन सा आइडिया दे दिया है, सॉल्वेंट को अगर मैं A से डिफाइन करूं तो इसका मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 39 ग्राम दिया है ना, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दिया है, तो C6H6 का हमारा मोलर मास अगर आप लिखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो C6 का C6H6 है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 72 प्लस 6 दैट इज 78 हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 78 होता हुआ आपको दिखेगा, दिखेगा ना, ठीक है। इनफैक्ट वो तो दिया हुआ है, मैं गलती किया कि मैं सॉल्व किया, ये आपको 78 इसका दिया हुआ है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करो जल्दी से, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो दिया हुआ है कि 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850, दिस शुड बी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। बी आपका क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि WB/MB डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको MA डिवाइडेड बाय W हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 0.5 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय MA का वैल्यू कितना है 78, और WA का वैल्यू कितना है दैट इज 39 दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखो ये आपको 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या बच जाएगा 1/MB बच जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड आपको क्या बच रहा है, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे बच रहा है 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850, ये बचेगा, बचेगा ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से MB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि 850 डिवाइडेड बाय 5 होता हुआ नजर आएगा, और इसका आंसर होता हुआ नजर आएगा 170 ग्राम, इसका आंसर होता हुआ, सॉरी ग्राम पर मोल आपको इसका आंसर होता हुआ आपको नजर आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, सही है ना, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखो कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया और किस तरह से रिजल्ट आए। बड़ा ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई बच्चा अगर चाहेगा ना तो इस फॉर्मूले पे भी अगर लगाएगा ना तो इस फॉर्मूले से भी उसको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा आंसर में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बताया कि मेजोरिटी केस में आप इसको लगाओ, आप आंसर में टिक जरूर लगा दो, लेकिन आपको चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर लगाना है तो आप इस फॉर्मूले को प्रोसीड करोगे तो कैलकुलेशन कम होने पे भी आप इजीली बनाते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 2985। दैट इज आपको दिया है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट इज कि अगर आपको प्योर वाटर अगर रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्वेंट ही ऑब्वियस है, तो पी नॉट का वैल्यू आपको कितना दिया है, बोलोगे इसका वैल्यू दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलोगे ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा गया। अगेन आपको अल्टीमेटली क्या दिख रहा है कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हो तो आपका देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने ओरिजिनल कंडीशन से क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, मैं अगर जल्दी से लिखूं दैट इज एम बी बाय डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए बाय डब्ल्यू ए। तो आपको पता है कि बी आपका हमेशा सॉल्यूट लेते हैं और ये हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा क्या दिख रहा है कि पी नॉट का वैल्यू है 3000, पी एस का वैल्यू क्या है 2985, पी नॉट का वैल्यू कितना है 3000, दिस शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बी दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो आप देखो कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 5 ग्राम, दैट इज 5। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, तो बोलोगे कि सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर है, तो वाटर का मोलर मास तो मुझे पता है, इसका क्या होगा 18। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, बोलोगे 6 का वैल्यू तो मुझे पता है, दैट इज 100, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3000 शुड बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमबी, ये हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ये 20 कैंसिल आउट, ये आप अगर देखोगे तो ये आपका 6 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ से एमबी दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, 180 ग्राम पर मोल इसका वैल्यू आता हुआ आपको नजर आएगा। तो दिस शुड बी योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होता हुआ आपको नजर आएगा। सही है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपको WB का वैल्यू पूछा है जबकि MB का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसका मोलर मास कितना होता है 40। आपको दिया है कि WA का वैल्यू दिया है आपको 114 और ऑक्टेन आपको अगर सॉल्वेंट है यहाँ पे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑक्टेन क्या होता है, दैट इज C8H 18 हो जाएगा। तो 96 प्लस 18 दैट इज इसका वैल्यू 114 होता हुआ आपको नजर आएगा। दैट इज MA का वैल्यू कितना है 114 है। बोलोगे यहाँ तक सही है, इतना सा क्वेश्चन देख के आप समझ लोगे। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना चाहिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज WB का वैल्यू पूछा है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, उसका मोलर मास पता है, to reduce the vapor pressure to 80%, उसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस होना चाहिए, अप टू 80% तक रिड्यूस हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पी नॉट दैट इज कि आपको अगर ऑक्टेन प्योर रहेगा, प्योर सॉल्वेंट रहेगा, उसका अगर वेपर प्रेशर पी नॉट है, इसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, इसका 80% होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज इसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट इज 0.8x हो जाना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस इट्स वेपर टू 80%, मतलब उसका वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो 80% ही उसका फाइनल प्रेशर आपको रहना चाहिए उस सॉल्यूशन का। सही है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, आपको सारा डाटा दिख गया। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले में पुट करना शुरू करूं, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू
WB बाय MB मल्टीप्लाइड बाय MA डिवाइडेड बाय WA। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से सुनना कि प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर 280% है, मतलब 80% तक हो जाना चाहिए उसका प्रेशर। रिड्यूस्ड बाय 80% अगर दिया रहता ना, मतलब 80% तक घटना चाहिए, मतलब आपको उसमें वेपर प्रेशर कितना रहता, बोलोगे 20% रहता उसमें, ठीक है ना। तो ये टू और बाय में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना आप लोग सीखना, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले में यहाँ पुट करना शुरू करूं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x माइनस 0.8x डिवाइडेड बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू WB, तो वैल्यू पूछा ही गया है, डिवाइडेड बाय ये 40 दिया है और यहाँ पे 114 और यहाँ पे 114 दिया है ना। तो अगर मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2, ये अगर सॉल्व करूं तो ये तो आपको क्या हो गया, दैट इज WB बाय 40 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करना शुरू करूं, दैट इज WB को कैलकुलेट करना शुरू करूं, तो इसका वैल्यू होता है 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यानी इसका कितना मास होता हुआ नजर आएगा, बोलोगे कि सर 8 ग्राम आपको सॉल्यूट का मास होता हुआ आपको नजर आएगा, बोलोगे बिल्कुल सिंपल है। तो देखो आपने ये क्वेश्चन सारा देखा लेक्चर, सिंपल से क्वेश्चन आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनते हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट करना सीखो और आप बनाने के लिए ना हमेशा इस तरह से आप हमेशा लिख लिया करो और फॉर्मूले में सिंपली जो चीज अननोन टर्म से जो पूछा गया उसको फॉर्मूले में रख के आप कैलकुलेट करना सीखो, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कभी नहीं बनते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, इस प्रॉब्लम्स को देखो और कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आपको अपियर होगा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।